नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ वो है मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी बाबुल का घर। खाना खाकर थोड़ा लेटने का मन बना ही रही थी कि तीनों पास आकर बैठ गईं। नवीन की बहू ने मेरे लिए पान लगाते हुए शिकायत की, इकलौती बहन की शादी है और आपने आते आते इतनी देर लगा दी दीदी। पता है, हमारा प्लान तो आपके साथ शॉपिंग करने का था। आपकी चॉइस से सामान खरीदते तो थोड़ा मज़ा भी आता। अब तो जैसा भी समझ में आया हम ले आए हैं। आप कुछ कहिएगा नहीं? आपके भाई तो कार्ड ही छपवाने के लिए राजी नहीं थे। विपिन की बहू ने सुर में सुर मिलाया, बोले कि दीदी डिज़ाइन तय करेंगी तभी छपेंगे। वे तो इन लोगों ने जिद की तो छप भी गए। अच्छा ही हुआ ना, सचिन की बहू बोली। अब कब छपते और कब बंटते। एक तो आप इतनी देर से आई हैं और सो भी अकेले। हमने तो सोचा था कि खास खास घरों में आपको और जीजा जी को भेजेंगे। अम्मा बगल ही में लेटी हुई थी। छोटी की बात सुनी तो एकदम डपट दिया। निमंत्रण बांटने के लिए आप घर के दामाद ही रह गए हैं क्या? दामाद हुए तो क्या हुआ, घर के बड़े भी तो हैं। छोटी ने मस्का लगाया, पर अम्मा जरा भी न पिघली। उसी तरह डपटते हुए बोली, रात भर का सफर करके आई है लड़की, जरा कमर तो सीधी कर लेने दी होती। आते ही सब की सब अपनी रामायण लेकर बैठ गईं। तीनों चुपचाप वहां से खिसक ली। मैंने मन ही मन अम्मा को धन्यवाद दिया। सचमुच मुझे नींद आ रही थी। रिजर्वेशन के बावजूद मुझे सफर में कभी नींद नहीं आती। हर स्टेशन पर लोगों का चढ़ना उतरना लगा रहता है। इस बार तो रात आंखों में ही कटी थी। अटैची में 10,000 रुपए थे जो मुझे सोने नहीं दे रहे थे। एक तो जोखिम भी था, दूसरा इन्हीं रुपयों को लेकर चलते समय इनसे झड़प हो गई थी। मैं अटैची बंद ही कर रही थी कि इन्होंने नोटों की गड्डी मुझे थमा दी थी। ये क्या है? रुपए हैं। शादी में क्या खाली हाथ जाओगी? खाली हाथ कौन जा रहा है? भूल गए हैं क्या? अभी उसी दिन तो सराफ से अमेरिकन डायमंड का सेट लेकर आए हैं। 2 साड़ियां भी दे रही हूँ, एक बनारसी एक चंदेरी। वह तो सुमी के लिए हैं, यह तो मैं विपिन के लिए दे रहा हूँ। छोटी बहन की शादी में तुम्हारा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे तो जैसे आग लग गई। गाड़ी छूटने का डर नहीं होता तो पता नहीं कितनी देर तक चकचक होती रहती। गाड़ी चलने के बाद भी मैं कितनी देर तक भुनभुनाती रही। दरअसल मेरा यह गुस्सा उन पर नहीं बल्कि अपने ही घर वालों पर था। जब से शादी हुई है दोनों हाथों से लुटाती ही आ रही हूँ, पर जब से सुमी की शादी की बात चली है मन जैसे अंगारों पर लौटता रहता है। भाइयों के पत्रों से शादी की तैयारियों की सूचना मिलती रही है और मेरा मन बरबस 25 साल पीछे लौट जाता है। एक मेरी भी शादी हुई थी। वहीं आंगन में 4 खंबे गाड़कर मंडप बना लिया था। मोहल्ले की एक पुरानी धर्मशाला में बारात टिका दी गई थी। पत्तलों पर सबको खाना खिलाकर विदा कर दिया था। कार्ड्स वार्ड्स का तो चक्कर ही नहीं था, बस सबको कायदे से पीली चिट्ठी भेज दी गई थी। अब तो बड़े खूबसूरत कार्ड छपे हैं, अंग्रेजी के अलग हिंदी के अलग। स्थानीय लोग हैं फिर भी उनके लिए होटल में कमरे बुक किए गए हैं। शादी के लिए हॉल किराए पर लिया गया है। बाकायदा रिसेप्शन के कार्ड्स अलग से आए हैं। उन लोगों की कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं कि शादी ठीक से हो। सुमी ने अपने भावी ससुराल की पैरवी करते हुए लिखा था। पत्र पढ़कर मुझे बहुत ताव आया था। अच्छी शादी का भी कोई तयशुदा पैमाना होता है क्या? हम अपनी जान भी निकाल कर रख दें और आपको पसंद ही ना आए तो? यहाँ आकर देखा, सचमुच सबने मिलकर जमकर तैयारी की है। बड़े शौक से मुझे आते ही सारा सामान दिखाया गया। सोचा होगा कि दीदी पीठ थपथपाएंगी, शाबाशी देंगी, पर दीदी को होश ही कहाँ था। उसकी नजरों में तो वह फटीचर दहेज घूम रहा था जो उसके साथ गया था। उसे लेकर कितनी बार कितनी बातें सुननी पड़ी हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है।
आंख बस लगने ही वाली थी कि अम्मा फुसफुसाई, पम्मी बहुत ज्यादा थकी ना हो तो चलकर तैयार हो जा। ये देवियां सो रही हैं, तब तक चुपचाप सुनार के यहाँ हो आए। किसी को भनक भी पड़ गई तो एक न एक साथ हो लेगी। मैं तो हैरान रह गई। आरती में 5 पैसे भी चढ़ाने होते हैं तो अम्मा को बेटे बहुओं के आगे हाथ पसारना पड़ता है, और अब वह सुनार के यहाँ सबसे छुप कर जा रही हैं। कुछ बेचने जा रही हैं क्या? पर अब तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। नाक, कान, हाथ, पैर सब तो खाली हो गए हैं। अम्मा ने सचमुच किसी को भनक नहीं पड़ने दी। दरवाजे से बाहर निकलते हुए बस विपिन के बेटे को जता दिया कि जरा बाजार जा रहे हैं, देर हो सकती है। घर से बाहर निकलते ही मैंने रिक्शा रोक लिया। रिक्शे में चढ़ते हुए अम्मा बोली, इसलिए तो सब तेरी बाट जोह रही थी। मतलब जानती है ना कि दीदी के साथ बाजार जाने से सवारी की सुविधा हो जाती है। मिठ बोली हैं तो क्या हुआ, तीनों की तीनों बड़ी काइयां हैं। मुझे बड़ा संकोच हो आया। इतना शाह खर्च होना भी अच्छा नहीं है, लोगों की नजरों में आता है। इतनी उतावली में रिक्शा करना ठीक नहीं हुआ, पर जब अम्मा ने पता बताया तो लगा कि ठीक ही किया जो सवारी ले ली। उतनी दूर पैदल तो मेरे फरिश्ते भी नहीं जा सकते थे। अम्मा ने एकदम शहर के दूसरे छोर का सुनार ढूंढा था। शायद गोपनीयता ही उनकी मुख्य उद्देश्य रहा हो। अम्मा को देखते ही सोनी जी की बाँझें खिल गईं। उसने कहा, आइए माताजी, मैं तो सोच रहा था आप ऑर्डर देकर भूल ही गई हैं। अरे नहीं सोनी जी, ऐसा कहीं होता है? बस बिटिया का इंतजार था, आज तो आई है। मैंने आराम भी करने नहीं दिया और ले आई। मेरा माथा ठनका, भला मेरा इंतजार क्यों था? सोनी जी जैसे ही इधर उधर हुए, मैंने अम्मा से कहा, परसों तुम्हारे दामाद आ रहे हैं अम्मा, तब आ जाएंगे, अभी तो मैं इस तैयारी से नहीं आई थी। तू चुप कर, अम्मा ने डपट दिया, तुझसे पैसे कौन मांग रहा है? यह तो और हैरानी वाली बात थी। फिर अम्मा को मेरा इंतजार किस लिए था? क्या अम्मा मेरे लिए कुछ बनवा रही हैं? शादी में तो बस एक जोड़ी बूंदे दिए थे, वे भी इतने हल्के थे कि हथेली पर रखकर फूंक मार दो तो उड़ जाएं। मेरी एक जेठानी ने सबके सामने यह करतब करके दिखाया था। शर्म से मैं पानी पानी हो गई थी। उस प्रसंग की याद आज 25 साल बाद भी शूल सी कसकती है। तो क्या अम्मा 25 साल बाद उस अपराध का प्रायश्चित करने जा रही हैं? 25 साल बाद, जबकि मैं खुद अपनी बिटिया के लिए गहने बनवा रही हूँ। तब तक सोनी जी हाथ में लाल कागज का डिब्बा लिए भीतर से नमूदार हुए। डिब्बा खोलकर उन्होंने लाल कागज हटाया। एक जोड़ी कंगन जगरमगर कर रहे थे। देख, अच्छे हैं ना? मैंने एक कंगन उठाकर पहनना चाहा, पर वह उंगलियों में फंस कर रह गया। 25 साल बाद शरीर का नाप क्या वही रह जाता है? अम्मा भी तो गजब करती हैं, बनवाने से पहले नाप तो मंगवा लेती। अम्मा यह तो छोटे हैं। नहीं बहन, सोनी जी बोले, बिल्कुल नाप से बने हैं, बल्कि लाली तो परसों देख भी गई थी, बिल्कुल ठीक आए थे। लाली कौन? अपनी सुमी रे। मन एकदम बुझ सा गया। तो कंगन सुमी के लिए बने हैं, फिर मुझे साथ में लाने की क्या ज़रूरत थी? पर मुझे ज़्यादा देर तक सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि सोनी जी बिल पर लिखने के लिए मेरा नाम पूछ रहे थे। मैंने विस्मय से अम्मा की ओर देखा। उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा करके खुद ही मेरा नाम बता दिया, और जब तक सोनी जी बिल बना रहे थे, चुपचाप नोटों की एक गड्डी मेरे हाथ में सरका दी। मैंने नोटों का वह बंडल ठीक से देखा भी नहीं और यंत्रवत सोनी जी को थमा दिया। उन्होंने रुपयों को सिर से छुआ कर सरसरी तौर पर गिना और पेटी में डालते हुए बोले, वाह बहन, आप बहुत पुण्य का काम कर रही हैं। नहीं तो आजकल किसी के लिए, खासकर बहन के लिए, इतना कौन करता है। सारे रिश्ते नाते दिखावे के रह गए हैं। अरे सोनी जी, बहन क्या, आप तो उसे इसकी बेटी समझो। पूरे 18 साल छोटी है इससे। अच्छा,
सोनी जी विस्मित थे। अम्मा चलो अब, और भी सामान लेना है, मैंने बेजारी से कहा और दुकान से बाहर चली आई। मजबूरन अम्मा को उठना ही पड़ा। यह बात सच है कि सुमी मुझसे 18 साल छोटी है, पर यह तो कोई गर्व की बात नहीं है इस तरह एलानियत कही जाए, बल्कि मुझे बताते हुए शर्म ही आती थी। आज इतने सालों बाद भी वह खींच व शर्म ताज़ा हो आई जो मैंने सुमी के जन्म पर अनुभव की। पूरे 8 दिन की गैरहाजिरी के बाद जब मैंने कॉलेज में पांव रखा था तो सबने घेर कर इस अनुपस्थिति का कारण जानना चाहा था। उन लोगों को शक था कि कहीं मेरी शादी का चक्कर चल रहा होगा। नहीं रे, मैंने खींच कर कहा, मेरी माँ के लड़की हुई है। सब अवाक, मन ही मन हंस भी रही हो तो पता नहीं। तभी किसी ने कहा, ये उल्टी भाषा क्यों बोल रही है, ऐसा कहना कि मेरे बहन हुई है। बहन क्या, वह तो दुश्मन लग रही थी। वह शर्म, वह परेशानी, वह खर्च आज भी याद आता है तो मैं तिलमिला उठती हूँ। सुमी के होते ही मेरी पढ़ाई ठप हो गई थी क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब चल रही थी। घर में देखने वाला कोई न था। सुमी के होते ही मेरी शादी का कार्यक्रम अपने आप 4-5 साल आगे खिसक गया था। सुमी के होते ही मेरे दहेज में भी कतर ब्योंत शुरू हो गई थी। क्या एक ही पर सब लुटा देंगे? घर में एक और बेटी भी तो है, उसके लिए भी तो कुछ रखना है। सुमी के जन्म के बाद 5 साल तक मैं घर में ही बैठी रही। न पढ़ रही थी न नौकरी कर रही थी, बस घर में बैठकर अम्मा के बच्चे पाल रही थी। मेरी सारी हताशा उस पर ही उतरती जो घर भर के लिए खिलौना बनी हुई थी। बाबूजी तो दिन भर उसे गोद में उठाए घूमते। 1-2 बार किसी ने पूछ ही लिया, आपकी नातिन है, तो झेप कर रह गए, लेकिन मेरा तो जैसे खून खौल जाता था। अम्मा कुछ स्वस्थ हुई तो मेरी शादी की बात चलने लगी, पर कहीं मेरा साधारण रूप रंग आड़े आ जाता तो कहीं ग्रेजुएट न होना बाधक बन जाता। पैसे की तंगी तो खैर थी ही। ईश्वर ने कहीं न कहीं मेरे लिए भी दूल्हा तजवीज़ कर रखा था, इसलिए 23वां पूरा होते होते मेरी शादी हो गई। घर वर बहुत अच्छा नहीं था, पर इससे अच्छे की हमारी क्षमता भी नहीं थी। पर विधाता ने शायद भूल से ही मेरे भाग्य में ऐश्वर्य लिख रखा था। शादी के 2 साल बाद ही किसी ज्योतिषी ने बताया कि मिट्टी का व्यापार करो, फायदा होगा। पहले तो पार्टनरशिप में ठेकेदारी शुरू की। वो ऐसी चल निकली कि PWD की क्लर्की छोड़कर उसी का दामन थाम लिया। आज लाखों में खेल रहे हैं। इधर बाबूजी एकाएक चल बसे तो अम्मा पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। बड़े कसाले के दिन काटे। मैंने हाथ न लगाया होता तो शायद मेरे भाई पढ़ भी न पाते। विपिन ने पॉलिटेक्निक का कोर्स तो मेरे पास रहकर ही किया था। उसकी नौकरी के बाद थोड़ी राहत मिली। फिर एक एक कर सचिन और नवीन भी पढ़ गए, नौकरी से लग गए। विपिन की शादी अम्मा ने बड़ी धूमधाम से की। शेष दोनों अपनी मर्जी से अपनी बहुएं ले आए थे। अम्मा उसमें भी राजी हो गईं। ज़्यादा टीम टाम के लिए पैसा ही नहीं था। सबकी गाड़ी पटरी से लग गई थी, यही गनीमत थी। पर वह नाजों पली जो घर भर की आंखों का तारा थी, उसकी बड़ी दुर्गति हुई। वह तो आकाश से एकदम धरती पर आ गई। कहाँ तो घर भर उसके इशारे पर नाचता था, कहाँ वह बेचारी भैया भाभी के हुक्म की गुलाम बन गई। उनके बच्चों को संभालते हुए किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रही थी। हाई स्कूल के बाद की पढ़ाई तो उसने ट्यूशन पढ़ाकर ही पूरी की। विपिन ने तो एकदम हाथ खींच लिया था। उसकी बहू कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारी भी गृहस्थी है, हम अकेले कहाँ तक करेंगे। दूसरी दोनों कहती, इस घर ने हमें दिया क्या है जो हमसे आशा की जा रही है। BA के बाद सुमी ने जो नौकरी शुरू की वह अब तक जारी है। बीच बीच में परीक्षाएं भी देती रहती हैं। मैं जब भी जाती अम्मा कहती, पम्मी इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दे,
नहीं तो मैं शांति से मर भी नहीं पाऊंगी। पर अच्छे लड़के क्या सड़क पर पड़े मिल जाते हैं? उसके लिए दाम लगाना पड़ता है। पम्मी बेचारी क्या करे, कहाँ तक करे? उसकी अपनी लड़की भी तो सयानी हो रही थी। मैं सोच रही थी, लेकिन विधाता सबका ध्यान रखते हैं। जैसे मेरे लिए उन्होंने दूल्हा तजवीज़ कर रखा था, सुमी के लिए भी वर तय कर लिया था। पिछले वर्ष ही सुमी की यहाँ नई नियुक्ति हुई। मिसेस गोकुलदास सुमी पर ऐसी लट्टू हुई कि अपने भाई के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। अब तो पूरा परिवार उस पर जान छिड़कता है। सुमी सचमुच भाग्यवान है। पम्मी तू क्या सोचने लग गई? सोच रही थी तुम्हें एकाएक यह लॉटरी कैसे लग गई। लॉटरी लगती तो तुम्हें पता नहीं चलता। फिर ये इतने सारे रुपए कहाँ से पा गई तुम? मैं कहाँ से पाऊंगी? सुमी के हैं, उसी ने जोड़े थे, तो उसी के नाम से खरीदती ना। मेरा नाम बीच में घसीटने की क्या ज़रूरत थी? अरे चोरी से जोड़े हैं, तनख्वाह तो पूरी बड़की झपट लेती थी। 5 पैसे की बढ़ोतरी भी होती तो उसे पहले खबर लग जाती। फिर ये रकम बड़े गोरख धंधे करके जोड़ी है। रात रात भर जागकर कुंजियाँ लिखी थी, दूसरों की नोटबुकें टाइप करी थी, खाली घंटों में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कहती, अम्मा ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। किसी दिन मेरी शादी हो गई तो तुम पाई पाई को तरस जाओगी। ठीक ही कह रही थी। और तुमने उसकी गाढ़ी कमाई एक ही दिन में खर्च कर दी। किसी तीसरे के लिए तो नहीं की, उसका पैसा उसी के लिए लगा रही हूँ। पर तुम तो कंगाल हो गई ना। मैं तो हमेशा से कंगाल थी रे। अब बुढ़ापे में अमीरी का स्वांग कहाँ से पालूंगी? 3 बेटे हैं, 12 महीने न रख पाए तो 4-4 महीने सबके पास रह लूंगी। रही सही कट ही जाएगी। बुढ़ापे में बेटी की कमाई का बोझ क्यों लूं? फिर भी अम्मा, पैसे में बड़ी ताकत होती है। जानती हूँ रे, अगर इन लोगों ने उसके लिए सोने का एक छल्ला भी बनवाया होता तो मैं सब्र कर लेती, पर तीनों के तीनों मुकर गए। शादी का खर्च कौन कर रहा है? बड़ी देर से मन में यह प्रश्न उठ रहा था, सो पूछ ही लिया। यही तीनों कर रहे हैं। मैंने कहा था कि बहन तीनों की है, खर्च आपस में बांट लो। तो दोनों छोटे बोले कि सुमी की सारी तनख्वाह तो बड़े भैया लेते हैं, शादी का खर्च भी उन्हीं को करना चाहिए। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। सचिन ने कपड़े लत्ते का भार उठाया है, नवीन ने फर्नीचर वगैरह बनवाया है, बाकी सारा विपिन कर रहा है। छोटों की तो बीवियां भी कमाऊ हैं। विपिन बेचारा तो अकेला पड़ जाता है। सुमी की शादी के बाद तो और भी अकेला पड़ जाएगा। फिर भी अम्मा, तुम्हें इतनी उठापटक करने की ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों ने तो कह दिया था कि 5 कपड़ों में ही लड़की विदा कर दीजिए। उनके कहने से ही हो जाएगा क्या? ससुराल में नाक तो उसकी नीची होगी, बोल कुबोल तो उसे झेलने होंगे। और कौन सा मैं उस पर एहसान कर रही हूँ? उसकी कमाई उसी पर लुटा रही हूँ बस। पिछले 10-12 साल से कमा कर दे रही है। कभी अपनी पसंद की एक साड़ी भी नहीं खरीदी। सहेली के साथ सिनेमा भी जाती थी तो भाभी का मुंह कद्दू सा फूल जाता। बस कोल्हू के बैल की तरह खटती रहे और इनका घर भरती रहे। उनका बस चलता तो शादी ही नहीं होने देते। बोलते बोलते अम्मा का गला भर आया। मेरा मन कसैला हो आया। सुमी 10-12 साल से कमा कर दे रही है, शायद इसीलिए अम्मा के मन में उसके लिए इतना दर्द है, इतना प्यार है। इसीलिए उसकी शादी में ज़रा भी कोर कसर उसे स्वीकार नहीं। अम्मा, मैंने कहा, मुझे तुम लोगों ने 4 साल तक घर में बिठाए रखा। नौकरी करने दी होती तो शायद। अरे तू भला क्यों नौकरी करती? तू तो भाग्यवान थी। तेरे सिर पर तो बाप का साया था। तुझे भला किस चीज़ की कमी थी? अब कोई मुझसे पूछे कि किस चीज़ की कमी थी, पर अम्मा से यह सब कहना बेकार था। कभी कहीं कि किस चीज़ की कमी थी, पर अम्मा से यह सब कहना बेकार था। वह कभी नहीं समझेंगी। और अब इतने सालों बाद कहने का मतलब भी क्या था?
घर में पाँव देते ही अम्मा ने मेरी दानवीरता का बखान करते हुए कंगनों का प्रदर्शन कर डाला। मेरी जय जयकार करना ही बाकी रह गया था। इस बहाने शायद वह अपने बेटों के निकम्मेपन पर चोट करना चाहती हूँ, पर संकोच के मारे मेरा दम घुटने लगा। कपड़े बदलने के बहाने मैं वहाँ से उठ गई। पीठ फेरते ही सुनाई पड़ा, नंबर 2 की कमाई है, इसलिए झमाझम बरस रही है। दूसरा स्वर उभरा, नंबर 2 की हो या 3 की, बहन पर ही तो बरस रही है। भाई भतीजों को तो कभी चांदी का छल्ला भी नसीब नहीं हुआ। मन हुआ कि पलट कर कह दूं कि भाई लोग आज जो भी हैं किसके दम से है, यह उन्हीं से पूछ लेना, पर कुछ कहने सुनने का उत्साह ही जैसे निचुड़ गया था। अम्मा के कमरे में आकर देखा, सुमी उदास सी खिड़की के पास बैठी थी। अभी तो कुछ देर पहले वह बाहर बैठी थी, भीतर कब चली आई पता ही न चला। सुमी, कंगन देखे? हाँ अच्छे हैं, थैंक्स। अब ये थैंक्स किस लिए? सुमी, कम से कम तुम तो यह नाटक मत करो। संकोच के मारे मेरा वैसे ही दम घुटा जा रहा है। अम्मा ने बैठे बिठाए अच्छी मुसीबत में डाल दिया। सुमी कुछ नहीं बोली। और सुनो, तुम्हारे लिए मैं एक अमेरिकन डायमंड का सेट और 2 साड़ियाँ लाई थी। साड़ियाँ तो मैं तुम्हें अभी दे दूँगी, पर सेट रख लूँगी। तुम मेरे यहाँ पहली बार आओगी ना, तब दूँगी। अम्मा की वजह से वैसे ही हमारी नंबर 2 की कमाई का खूब गुणगान हो रहा है। डायमंड सेट भी देख लेंगे तो कहने वालों का मुंह और खुल जाएगा। सुमी ने एक गहरा निश्वास छोड़ा। मैं चौंक पड़ी। सुमी, तू इतनी उदास क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मनपसंद दूल्हे से शादी हो रही है, और शादी भी भाई लोग अपनी सामर्थ्य के अनुरूप अच्छी ही कर रहे हैं, फिर दुख काहे का? मेरा दुख तुम नहीं समझोगी दीदी। तुम्हारे सामने तो ये सब शहद घुली बात करते हैं, पर इनकी असलियत मैं जानती हूँ। मेरा मन तो इनके ताने सुन सुनकर छलनी हो गया है। लगता है जैसे मैंने इनके बच्चों के मुंह का कौर छीन लिया है। एहसानों के तले दब गई हूँ मैं। इससे अच्छा था कि किसी मंदिर में फेरे पड़ जाते। महेश भी राजी थे, पर अम्मा नहीं मानी। उन पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया है। जरा सी भी कोर कसर बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें अपने मन की कर लेने दो सुमी, घर की आखिरी शादी है। लेकिन मेरे जाने के बाद वह कितनी लाचार हो जाएंगी, इसकी भी खबर है। मैंने तो कभी भाइयों के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। पाई पाई जोड़ रही थी कि बाद में भी उन्हें कोई तकलीफ ना हो, पर जिद पर अड़ गई कि मेरे लिए जमा किया है तो मेरी मर्जी से ही खर्च करना पड़ेगा। रो रो कर कस्में दे देकर सारा पैसा निकलवा लिया। बोली, भाइयों की सामर्थ्य नहीं है तो क्या हुआ, अभी तो मैं बैठी हूँ। मेरे रहते तुम खाली हाथ ससुराल नहीं जाओगी। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शादी का जोश चढ़ा हुआ है, बाद में बैठकर रोएगी। अम्मा तो जब रोती तब रोती, अभी तो सुमी ने ही रोना शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहकर सांत्वना दूं। बस यूं ही पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। रुलाई का आवेग कुछ कम हुआ तो वह बोली, दीदी तुम भाग्यवान थी। बाबूजी के राज में शान के साथ इस घर से विदा हुई थी। जाते हुए तुम्हारे मन पर किसी के एहसानों का बोझ न था, न किसी की चिंता थी। पर मैं तो जैसे दुर्भाग्य लेकर ही पैदा हुई हूँ। कभी खुलकर हंसना ही नसीब नहीं हुआ, अपनी शादी पर भी नहीं। सारी खुशियों को जैसे ग्रहण लग गया है। मैं भाग्यवान हूँ। थोड़ी देर पहले अम्मा ने भी यही कहा था, अब सुमी भी यही कह रही है। क्या होता है भाग्य? क्या होती है भाग्यवान की परिभाषा? मैंने सुमी की ओर देखा। अभी अभी रो चुकी उसकी आंखें एकदम सूनी थी। उसकी आंखों में न लाज के डोरे थे, न सपनों के रंग। शायद कई रातों की जागी हुई थी। आंखों के नीचे स्याह घेरे बन गए थे। दुल्हन क्या ऐसी होती है? चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं। मैं तो सोच रही थी कि इंजीनियर पति पाकर वह उड़ी उड़ी फिरती होगी।
पर उसके पाँव में तो जैसे किसी ने मन भर की बेड़ियां डाल दी थी। अम्मा की चिंता में तो वह हंसना भी भूल गई थी। शादी के वक्त लड़कियों पर कैसा निखार आ जाता है, पर इसका तो अपना चंपई रंग भी मटमैला पड़ गया था। और हैरत की बात तो यह थी कि घर में किसी को इसकी चिंता नहीं थी। सब अपने अपने हिसाब में व्यस्त थे। मैं भी तो उन सब से अलग कहाँ हूँ। जीवन में पहली बार सुमी के लिए मेरे मन में ममता जागी। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, सुमी, तेरे जीजा जी ने तेरे लिए 10,000 रुपये भेजे थे। मैंने सोचा था कि विपिन को दे दूंगी। अम्मा अगर पहले से थोड़ा इशारा करती तो कंगन के दाम मैं ही दे देती। पर खैर कोई बात नहीं। ये रुपए तुम अम्मा के नाम जमा कर दो और चिंता से मुक्त हो जाओ। हर महीने इन्हें कुछ न कुछ मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था कर देना। हारी बीमारी का न सही, पूजा पाठ का खर्च तो चल ही जाएगा। पहली बार मुझे लगा कि सुमी के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ है और लगा कि हंसी की एक हल्की सी किरण बस फूटने को ही है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा किया गया इस कहानी का व्याख्यान आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।